नमस्कार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस शील नागू जी की बेंच में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले को लेकर लगभग 30 मिनट से ज्यादा बहस हुई। आज तारीख क्यों मिली? डीएलएड का पक्ष मजबूत था या बीएड का पक्ष मजबूत था? सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को जो क्लैरिफिकेशन का आदेश दिया था मध्य प्रदेश राज्य सरकार की याचिका पर, उस पर कितनी बहस हुई, बाकी बहस क्यों नहीं हुई उस आदेश पर, आखिर तारीख क्यों मिली? डीएलएड की तरफ से केस कमजोर क्यों किया जा रहा है? मध्य प्रदेश डीएलएड साथियों की क्या कमी रही जिसकी वजह से केस कमजोर होता हुआ जा रहा है? उनकी कमजोरी कहां है, इस पर भी चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश डीएलएड टीम और मध्य प्रदेश डीएलएड साथियों से विशेष अपील भी करूंगा। वो अपील क्या है? यदि ये बात नहीं मानी तो आगे आने वाली सुनवाइयों में ऐसे ही तारीख का खेल चलेगा और उसके बाद केस कमजोर होता जाएगा। कुछ ना कुछ बीच में और अर्णव घोष मध्य प्रदेश मिसलेनियस एप्लीकेशन की जैसी पता नहीं कौन सी पैंतरा रचकर लाएंगे बीएड वाले, क्या आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके लिए क्या करना है उस पर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, धैर्य से पूरे वीडियो में चर्चा करूंगा दोनों बिंदुओं पर, तीनों बिंदुओं पर। काफी महत्वपूर्ण इश्यू है कि केस कमजोर कैसे हो रहा है। मध्य प्रदेश डीएलएड टीम और मध्य प्रदेश विशेष तौर पर डीएलएड साथियों की कमजोरी कहां रह रही है, जो जीत कर आश्वस्त होकर घर में बैठे हैं, मात्र मेरा वीडियो देखने आते हैं कि कितना पॉजिटिव माहौल बताया जा रहा है। क्या हमको घर बैठे मलाई परोस दी जाएगी, हमको नौकरी मिल जाएगी, वो भी मैं चर्चा करूंगा। बीएड की तरफ से सबसे पहले आज एक नई इंटरवीन एप्लीकेशन लेकर आए वकील, जो सीपीसी का सेक्शन 151 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश डीएलएड टीम जो साथियों की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उसमें दोनों कैंडिडेट सेलेक्टेड है, नौकरी मिल गई है, इसलिए ये याचिका स्वीकार करने योग्य ही नहीं है। इस याचिका को डिसमिस कीजिए क्योंकि इनको नौकरी चाहिए थी, इनको नौकरी मिल गई। काफी इस बात पर हंगामा होता रहा तो इसी बीच में बीएड की तरफ से पटवालिया सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया जी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि पास ओवर चाहिए। उनके असिस्टेंट कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अनदर बेंच में बिजी हैं, इसलिए पास ओवर चाहिए। जब पास ओवर नहीं मिलता है तो बाद में बार बार उसी बात को दोहराया जाता है बीएड के वकील के द्वारा कि याचिका ही स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि इनको नौकरी मिल गई है, हमारी इंटरव्यू। तब कोर्ट ने साफ कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार बाद में वहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन का ऑर्डर सामने रखती है तो उस ऑर्डर को लेकर चर्चा होती है। उसके बाद काफी देर तक उस आदेश को पढ़ा जाता है। कई यूट्यूबर, कई महाज्ञानी ज्ञान दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर 8 अप्रैल 2024 को आदेश को लेकर कि यह भविष्य से लागू है, मध्य प्रदेश बीएड साथी कोई टेंशन ना ले, बच जाएगा। जैसे ही वो कंडीशन आती थी वहां से पढ़ते नहीं थे या समझाते नहीं थे, डायरेक्ट आगे बाईपास हो जाते थे। लेकिन कोर्ट ने पढ़ा, कोर्ट ने साफ कहा कि प्रोस्पेक्टिव तो लगा है बट विद 2 कंडीशंस। ये जज साहब ने स्वयं ने कहा है, आप सुनवाई स्वयं सुन लेना और सुनी भी होगी। और जब वो कंडीशन लगाई, आज की सुनवाई में देखेंगे मध्य प्रदेश बीएड की तरफ से कोई भी वकील, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के आदेश पर बहस करने को तैयार ही नहीं था। तब नए नए पैंतरे रचकर आए थे बीएड वाले कि साहब ये याचिका ही नहीं स्वीकार योग्य, इनको क्यों ना बहस करते कि 8 अप्रैल का आदेश आपके लिए छूट देता है, आपको बचाता है, सब्जेक्ट टू आउटकम कंडीशन का रोल ही नहीं। वो एक मध्य प्रदेश के यूट्यूबर के वकील जो कहते थे कि सब्जेक्ट टू आउटकम की वैल्यू नहीं होती, वो आज दिखे तो नहीं, वैसे दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब से आदेश की कॉपी आई तब से तो वो वीडियो बनाना ही छोड़ दिया है। और कई यूट्यूबर कई अलग अलग राज्य के लोग बनाते हैं, बट क्या करते हैं कि उस पैराग्राफ को पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बाईपास करते हुए आगे चले जाते हैं, या जाते हैं तो इतनी स्पीड से गाड़ी पढ़ते हुए जाते हैं आगे कि जैसे ये कुछ है ही नहीं। लेकिन जस्टिस शील नागू जी का आप पॉइंट ये नोट करेंगे तो उन्होंने कहा कि 2 कंडीशन के साथ प्रोस्पेक्टिव लागू किया है। और ये इस कंडीशन पर जब वो आते हैं तो
डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी और मनदीप कालरा जी और राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट विज्ञान शाह जी वीसी से जुड़े थे, तो मीनाक्षी अरोड़ा जी और मनदीप कालरा जी काफी विरोध करते हैं। कहते हैं जब इतने देर में कोर्ट कहती है कि हमको एक टेबल चार्ट, ब्रीफ नोट, शॉर्ट नोट चाहिए, कि एक प्रिपरेशन, एक चार्ट तैयार करके दीजिए। अब ये चार्ट का खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि कोर्ट को, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग पढ़ा देते हैं यूट्यूब पर, लेकिन कोर्ट को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। उन्होंने ध्यान पूर्वक 10-5 मिनट तक आराम से उस आदेश को पढ़ा, दोनों जज ने डिस्कस किया, उसके बाद कहा कि हमको एक टेबल चार्ट चाहिए और ये कंडीशन के साथ ये आदेश आया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार कितनी बहस कर रही थी, मध्य प्रदेश के बीएड के वकील कितने बहस कर रहे थे, जो पिछली सुनवाइयों में उस क्लैरिफिकेशन के नाम पर, पहले अर्णव घोष की क्लैरिफिकेशन के नाम पर, बाद में मध्य प्रदेश राज्य सरकार अपनी क्लैरिफिकेशन के नाम पर ढोल पीट पीट कर जो तारीख ले रही थी, अब उस आदेश पर बहस करने में क्यों इतना जोर आ रहा था, क्यों पैंतरे रच रहे थे। लेकिन खैर छोड़िए, अब बात आती है कोर्ट उस टेबल और उस चार्ट पर बात आती है, तो चार्ट मांग लेती है। अब कोर्ट आगे से तारीख दे रही है कि हमको एक चार्ट चाहिए। चार्ट में बेसिकली कुछ नहीं है कि कब नोटिफिकेशन क्वेश हुआ था, कब हाई कोर्ट में याचिका लगी, कब मध्य प्रदेश सरकार ने एडवर्टाइजमेंट निकाला, कब परीक्षा हुई, कब रिजल्ट निकाला, कब काउंसलिंग हुई, कब इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए, कब इन्होंने ज्वाइनिंग दी। ये एक बेसिक परफॉर्मा होता है। ये कोर्ट बेसिकली इसलिए भी चाहता है कि हमको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, डायरेक्ट हमको मिल जाए। बट वो सारी चीजें थी तभी तो मध्य प्रदेश में जब सुनवाई चल रही थी, तब मीनाक्षी अरोड़ा जी ने, मनदीप कालरा जी ने कहा कि आपके जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस एप्लीकेशन में जो अपना एफिडेविट दिया है जज साहब, वो देखिए, पेज नंबर बताते हैं कि 34 नंबर पेज पर इस कंपाइलेशन में देखिए। जज साहब देख लेते हैं, लेकिन कहते नहीं नहीं नहीं, उसमें बाकायदा साफ लिखा, आपकी स्क्रीन पर है, कि कितनों को ज्वाइनिंग दे दी, कब भर्ती, पूरी चीजें। और जब आप प्रेयर पढ़ेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन कब राज्य सरकार ने इश्यू किया, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपना रिप्लाई दिया है, रिप्लाई में सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन तारीख देना है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब तारीख देता है कोर्ट उस मामले में, तब मध्य प्रदेश डीएलएड की तरफ से मनदीप कालरा जी और सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी खूब विरोध करती हैं। लेकिन यहीं पर एक एडवोकेट एग्री होते हैं और उस तारीख में 19 तारीख को पहले तारीख मिलती है, उसके बाद 21 होती है, उसके बाद 23 होती है और 24 अप्रैल 2024 को तारीख चली जाती है। पीछे आने की बजाय आगे की ओर वो सहमति चली जाती है। इस बात से मैं थोड़ा, उस पैनल से थोड़ा असहमत हूं, ये गलत हुआ, क्योंकि 19 तारीख को डिसाइड होने वाला मैटर 21 तारीख को होने वाला 24 तारीख को चला गया। हम विचार कर रहे हैं कि पैनल चेंज होगा, और पैनल चेंज होगा, मैं इस पर पूरे विस्तार से आगे थोड़ा वीडियो में चर्चा करूंगा, कैसे क्या है और कहां पर डीएलएड साथियों की कमी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये सुनवाई जब कोर्ट में चलती है तो सुप्रीम कोर्ट में उस अपेक्स ऑर्डर को मेंशन किया जाता है कि जो क्लैरिफिकेशन की याचिका थी, इस पर मीनाक्षी अरोड़ा जी साफ साफ कहती हैं कि ये क्लैरिफिकेशन मानी गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको एज ए रिव्यू ट्रीट करके और इसमें जो आदेश पारित किया है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2022 को सब्जेक्ट टू आउटकम करते हुए इस केस के सारी प्रोसेस हुई है। उसके बाद एक और भी याचिका लगी थी, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सब्जेक्ट टू अपने फर्दर ऑर्डर्स के अधीन रखा है। दो ऑर्डर सब्जेक्ट टू रखे हुए हैं। तो आप कैसे इस मामले में, यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यही तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब शीलनागू जी कह रहे थे कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाली कंडीशन के साथ, ये कंडीशन बाकी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन यदि मध्य प्रदेश के बीएड और मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 8 अप्रैल 2024 के आदेश में कुछ मजबूती का पॉइंट लगता तो आज उसी पर बहस करते, अट जाते कि साहब ये देखिए लाइन पढ़िए, ये प्रोस्पेक्टिव रहा, हमारी बच गई। कहीं पर भी बहस नहीं हो रही थी। तो समझ लीजिए, मैंने कई बता रहे थे, कई लोगों को समझ में नहीं आया था। जिस दिन सुनवाई हुई थी उसी दिन शाम को वीडियो डाल करके मैंने पूरा क्लियर किया था।
अभी कई मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप तो 2018 से लागू कर रहे थे, शायद वो यूपी से अलग अलग राज्य से हैं। मैंने 2018 से तब नाम लिया था जब अर्णव घोष की मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसमिस हुई थी। उसके बाद उसमें तमाम जगह या सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो एक आइडेंटिकल थी, कि वो सिलेक्टेड नहीं था, वो अपनी नौकरी बचाने से कहां से आया था, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू ना हो, प्रोस्पेक्टिव के लिए आया हो। तो इसके बाद वो एक उस टर्म्स और कंडीशंस में मैंने उस आदेश के तहत कहा था। लेकिन उससे पहले जब 11 अगस्त का फैसला आया था, उस समय चर्चा चली थी, उस समय के मेरे कई वीडियो बनाए हुए जहां पर एक पार्लियामेंट से बिल को लेकर के, रिव्यू पिटीशन को लेकर, कब से लागू होगा, कई बार मैंने उस टाइम वीडियो बोला था, बनाया था। उस समय मैंने बोला था कि टर्म्स और कंडीशंस के साथ लागू होगा और सब्जेक्ट टू आउटकम की वैल्यू रहेगी, और वही बात होकर आई है सुप्रीम कोर्ट से 8 अप्रैल 2024 के आदेश में। उस समय के मेरे वीडियो उठा करके उसके बाद कमेंट करना, वो जो मैंने बोला था वो अर्णव घोष के याचिका खारिज होने के बाद बोला था, लेकिन उससे पहले जो मैंने कंडीशंस बताई थी वही 8 अप्रैल वाले आदेश में होती भी आ रही। तो ये तमाम चीजों पर होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 कंडीशन के साथ राज्य सरकार या कोई भी पार्टी अपना डॉक्यूमेंट्स डेटा के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 8 अप्रैल, उसके आदेश के संदर्भ में और देवेश शर्मा के जजमेंट वाले के संदर्भ में, जो डेटा कब क्या है, उसमें जो भी फैक्ट्स है, डेटा है, डॉक्यूमेंट है, वो सारे जमा दें टेबल के फॉर्मेट में बनाकर। ये एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना था कि पार्टी दे दे या लो क्लर्क भी दे सकता है, कोर्ट का लो क्लर्क फाइल को देख करके, ताकि कोर्ट के सामने इजी हो उस चीज को डिसाइड करने में, डायरेक्ट ऑर्डर लिखाने में। ये एक टेबल चार्ट इजी होता है किसी मैटर को डिसाइड करने में। ज्यादा पेज, क्योंकि कंपाइलेशन, हर बार कंपाइलेशन लगता है, हर बार कोई इंटरव्यून लेकर पहुंच जाता है, इतनी मोटी फाइलें बना दी हैं, तो इजी वे के लिए कोर्ट ने वो टेबल चार्ट मांगा। तो अब इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल 2024 को दोपहर 2:15 बजे शुरू होगी। आज के मामले में डीएलएड का पक्ष मजबूत था। बीएड के वकील सुप्रीम कोर्ट से जुड़ते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अमित पवन जी कहते हैं कि हमारे पास कंपाइलेशन की कॉपी नहीं मिली। उस समय कंपाइलेशन की कॉपी में मीनाक्षी मैम वही पढ़ा रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट दिया था, और वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी थे, वहां पर पटवारिया जी उन्हीं के व्यवहार के बेसिस पर वो पैरवी कर रहे थे, और उनको मालूम नहीं था। यही चीज मनदीप कालरा जी ने भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी रहे, आपके पास एफिडेविट है जो हम पढ़ा रहे हैं, बट कह सकते हैं। तो यहाँ पर मीनाक्षी अरोड़ा और मनदीप कालरा ने काफी विरोध किया कि टेबल की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट देखिए तो शुरू सारी चीजें एफिडेविट में है, सारी चीजें आप बहस करने को तैयार हैं, आप ऑर्डर पास कीजिए, डायरेक्ट इसमें क्या है। लेकिन कोर्ट का व्यू था कि हम पूरा ब्रीफ में एक नोट शॉर्ट टेबल चाहिए होगी, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ का मैटर चला था, तब भी ऐसे तारीखों का दौर चला, आखिर में आकर फैसला करना ही पड़ा कोर्ट को। आखिर में आकर कोर्ट को फैसला करना ही पड़ा। ये अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, फैसला करना ही पड़ेगा। तो आपने ये किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, आप स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं कि कोर्ट के दौरान कोई इतना ज्यादा इंग्लिश में या लॉ में आज बहस भी नहीं हुई थी। सीधे सीधे पॉइंट और मुद्दों पर बात हो रही थी, जहां पर कौन कितना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोल रहा था, किसका पक्ष कितना वकील, आप स्वयं देखिए, और वकील कितना पक्ष मजबूत था, जहां पर ये साफ दिख रहा है। जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार बार बार बीएड के पास तो एक नया ही पैंतरा लेकर आए कि ये वो नहीं है, इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो बाद में ये तारीख दे दी जाती है, वापस बीएड के वकील कहते हैं कि ये याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें ये अपॉइंटेड हुए हैं, तब सुनवाई चलती रहती है, तब मनदीप कालरा जी जुड़े रहते हैं। तब बाद में हाईकोर्ट कहता है कि बार बार उनको रोकते हैं और फटकार भी लगाते हैं, नहीं मानते नहीं है, तब हाईकोर्ट रिट पिटीशन की प्रेयर पढ़ाते हैं। ये मनदीप कालरा जी भी कहते हैं कि आप रिट पिटीशन की प्रेयर पढ़िए, आप कैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं। तब हाईकोर्ट कहता है रिट पिटीशन प्रेयर को पढ़ाते हैं, बीएड के वकील को पूछते हैं, तब कहते हैं कि पहले पॉइंट में ये लिखा है कि एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वेश किया जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्वेश किया जाए, हम इस याचिका को कैसे डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रेयर के जो पॉइंट 7.1 में यही बात रखी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया, तो हम तो उसको ऑर्डर को फॉलो करके इसको क्वेश करेंगे।
दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि बीएड की नियुक्ति अयोग्य गलत है, उनकी नियुक्ति को अवैध किया जाए। तो इस पॉइंट पर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर चुका है और इसके बाद 8 अप्रैल 2024 को क्लैरिफाई कर चुका है। इस पॉइंट पर हम कैसे जाएंगे? सर्विस रूल। तो यहाँ पर बीएड के वकील से जब पूछा गया कि आप बताइए कैसे ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, इनकी परेड के पॉइंट तो पढ़िए, तब जाकर के मामला है वो बाद में समझ में आता है। लेकिन आने वाली सुनवाई के 24 अप्रैल 2024 की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं चर्चा कर लेता हूं कि मध्य प्रदेश डीएलएड साथियों की और उसकी आज की सुनवाई में जैसे ही तारीख मिल रही थी और कोर्ट तारीख देना चाह रहा था, उस समय जो एक पैनल था काफी विरोध कर रहा था, आज ही मैटर को डिसाइड करना चाह रहा था। लेकिन दूसरा पैनल है वो तुरंत एग्री हो गया, डीएलएड का ही पैनल था, और 19 तारीख पर एग्री हो जाते हैं। एक पैनल विरोध कर रहा है, एक पैनल 19 तारीख पर एग्री हो रहे हैं, ठीक है 19 तारीख को रखिए। डीएलएड की विरोधाभास हो गया पैरवी के दौरान। ये थोड़ा मुझे अजीब सा लगा और मुझे गलत सा महसूस हुआ कि गरीब छात्रों के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्यों तारीख का खेल? इसको डिसाइड कराने के लिए विरोध होना चाहिए कि तारीख किसके लिए, किस बात की टेबल के लिए, जो मीनाक्षी अरोड़ा जी, मनदीप कालरा और तमाम जो एडवोकेट विरोध कर रहे थे। लेकिन डीएलएड का ही एक एडवोकेट का पैनल उसके लिए एग्री हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा गलत लगा। उसके बाद 19 तारीख से चलते चलते 24 तारीख तक सहमति बना दी कोर्ट की। अब डीएलएड के मनदीप कालरा जो एक पैनल है वो क्या बोले इतना विरोध करने के बाद कि हो क्या रहा है, कैसे सहमति बनती जा रही है? 24 तारीख को, इस तारीख को अवेलेबल नहीं है सर, इस तारीख को अवेलेबल नहीं है, इस तारीख को रख दीजिए। ऐसे करते करते 24 तारीख को पहुंचा दिया। कितना 10 दिन डिले हो गया, ये थोड़ा अजीब लगा। इस पैनल पर हम विचार कर रहे हैं कि आगे ऐसी घटनाएं घटित ना हो, तारीख का खेल ना हो, क्योंकि छात्र बहुत पहले से पीड़ित हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए सुप्रीम कोर्ट तक पहले से खर्च कर चुके हैं, तो आगे खर्च ना हो, ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि फिलहाल गंभीर स्थिति बनी हुई है। अब मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश डीएलएड साथियों की गलती, केस कमजोर कैसे हो रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात तो इस 19, 18 या 19 तारीख तक मध्य प्रदेश डीएलएड टीम का सहयोग करके उनके फंड की व्यवस्था पूरी कीजिए, ताकि वकील प्री बुक हो सके। आज की सुनवाई के ये हालात बने हुए थे कि फंड पूरा नहीं हो पा रहा था, कि किसी भी वकील को, कोई भी सीनियर वकील या कोई भी वकील तभी बुक होता है जब उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है, उससे पहले कोई वकील बुक नहीं होता है। तो अब आपका फंड जा नहीं रहा, फंड पूरा हो नहीं रहा, कहां से वकील बुक कर दे? ऊपर से मंडे को सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मंडे और फ्राइडे को फ्रेश मैटर सुने जाते हैं, वहां पर अवेलेबिलिटी मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। आप देखेंगे पटवालिया जी आए नहीं, मीनाक्षी अरोड़ा जी को कैसे भी करके लगातार सुन रहे, तब वो इंगेज हो पाई। गोपाल शंकर नारायण जी को कहां से इंगेज कर ले, फंड नहीं हो रहा, लोगों ने अपनी जेब से कहां से इधर उधर से उधार करके पेमेंट करके वकील को एंगेज किया, पेमेंट पूरा नहीं हो पाता है। मात्र मेरा अच्छा सा वीडियो, पॉजिटिव वाला, अच्छी खबर देने वाला वीडियो चाहिए, कमेंट चाहिए कि वो टेबल आप ही समझा दीजिए, उस टेबल में कितना हम पॉजिटिव हैं, ताकि अच्छी सी नींद ले लें, कूलर एसी चला करके कि हम केस जीत रहे, हमको नौकरी मिल रही, ऐसे नहीं मिलेगी। हर हाल में इस 18 या 19 तारीख तक समिति का पूरा सहयोग करके फंड पूरा कर दे, ताकि 24 तारीख को होने वाली सुनवाई के लिए प्री बुकिंग पहले ही कर दे, ताकि 20 तारीख को बुक करके पहले से फिक्स कर दिया जाए, पूरी वीसी पहले हो जाए, क्योंकि हर मैटर के लिए 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की वीसी जरूरी होती है सीनियर के साथ, और सुबह 9 बजे तक फंड नहीं होता है, वीसी कहां से होगी? और उसके बाद कुछ गलत हो जाएगा तो समिति और उन लोगों पर जिम्मेदार ठहराने आ जाओगे, और मेरे पास बोलने आ जाओगे कि अब रमेश आएगा अपने मन की बात करने यूट्यूब पर। ये तमाम बातें मैं पीछे देख रहा था। समिति बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है, कोई भी अपनी जेब से लाखों रुपए नहीं भरता है। उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी रिस्क लेते हुए इधर उधर से उठा करके वकील किया है। इतना ही नहीं, मेरे से मांगे गए हैं, मैंने दिया है, तब जाकर के वकील अपील हुए हैं, इंतजाम किया है। लेकिन आपको अच्छी अच्छी न्यूज चाहिए यूट्यूब पर, बढ़िया पॉजिटिव और आपको मजबूती देने वाली, मोटिवेट करने वाली न्यूज चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। वहां कोर्ट में पॉजिटिव न्यूज नहीं चलती है, वहां पर बहस चलती है मुद्दे पर। आगे आने वाली 24 तारीख को बुधवार को सुनवाई है शायद,
सारे वकील वो रहेंगे, सारे पक्ष पूरे मजबूती के साथ आएंगे। और आपको मालूम है पटवालिया जी आएंगे, वो कितना बोलते हैं और कितने बीएड के वकील बोलते हैं उनको काटने के लिए। उनके सामने एक ही हथियार है, गोपाल शंकर नारायण जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। आपने उनकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की याचिका पर देखी है, लेकिन आज भी ले आते। फंड ही नहीं था, बाकियों का ही नहीं हो रहा था, कहां से ले आए? और एंड वक्त पर कोई मिलता भी नहीं है। और आगे आने वाली सुनवाई के लिए मीनाक्षी मैम का फंड तो है समिति के पास, बट गोपाल शंकर नारायण की फीस का, क्योंकि आज बच गया जो बाद में दूसरे के लिए कर रहे थे, तो इतना ही बचा है जितना मीनाक्षी मैम का है, समिति ने बताया। गोपाल शंकर नारायण फीस पूरी दुनिया के सामने है, 2 लाख रुपए मीनाक्षी मैम लेती है, 3.5 लाख रुपए गोपाल शंकर नारायण लेते हैं। यदि गोपाल शंकर नारायण को रखना है अगली सुनवाई में 24 तारीख को, मैटर को डिसाइड करवाना है, तो आप लोग सहयोग कीजिए। और वो सहयोग ऐसा होना चाहिए कि आपकी पहले से बुक हो जाए वकील, और आपकी बहस, आपके वीसी, सारी चीजें, सारे टेबल, सरकार टेबल ले आए ना ले आए, डीएलएड का पक्ष टेबल बना करके लेके जाएगा। पिछली बार का भी कंपाइलेशन चार्ज सरकार नहीं लेके गई थी, लेकिन डीएलएड ने बना लिया था। जो कई लोग जुड़े उनको मालूम है, मध्य प्रदेश डीएलएड की समिति को मालूम है, सारे चार्ट 3 चार्ट बनाए थे हमने, जो जैसा कोर्ट मांगेगी वैसा देंगे। खैर उस मुद्दे पर आई नहीं कोर्ट, अपने पिछले वाले ऑर्डर में क्या दिया था, आगे क्या दे रहे हैं कुछ पता नहीं होता किसी भी कोर्ट का, कि पीछे क्या आदेश दिया था, आगे क्या करने वाले, उस डेटा का क्या हुआ। लेकिन खैर वो मुद्दा नहीं है। लेकिन बात सबसे महत्वपूर्ण वही है कि आपकी मजबूती जरूरी है। गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट, उनकी सुनवाई 8 अप्रैल को आपने सुनी है, उनको रखना है मैटर डिसाइड करवाने के लिए। जो ये जितने ज्यादा बोलते हैं, मैटर को रखने नहीं देते, आर्गुमेंट को स्टार्ट नहीं होने देते, उनका रुतबा आपने देखा है गोपाल शंकर नारायण को, वो होने जरूरी है। साफ बोल रहा हूं, उनका होना जरूरी, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में जब मैटर चल रहा था उस समय भी यह स्थिति बनी थी। उस समय स्थिति बनी थी, उसी समय गोपाल शंकर नारायण जी ने राजस्थान हाईकोर्ट में आर्गुमेंट किए थे, वो किए हुए हैं गोपाल शंकर नारायण ने। उन्होंने साफ कहा था हाईकोर्ट के समक्ष से कि साहब इस मैटर को 10 लाख बच्चों का भविष्य है, ये लाखों बच्चों का भविष्य तय होना इन याचिकाओं से। आप बार बार तारीफ पढ़ रही है, बाकी में इतना इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है, भविष्य का मामला नहीं है, जितना कम से कम इस मैटर को डिसाइड कीजिए। कोर्ट को साफ शब्दों में उन्होंने अपनी अपील के माध्यम से कहा कि कितने लाखों बच्चों का भविष्य इससे तय होना है, और इसके लिए बार बार तारीख पड़ रही है। तब कोर्ट ने वहां पर मैटर डिसाइड के लिए डेट फिक्स कर दी थी टाइम के लिए, और उसके बाद तय हुआ था। तो यही यदि आपको करना है कि तारीख का खेल बंद हो, मैटर डिसाइड हो, जो भी फैसला हो तय के साथ हो, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो चुके, सभी लोग परेशान हैं, मैं भी काफी परेशान हूं। यदि 19 तारीख तक मध्य प्रदेश डीएलएड समिति कह देती है कि हमारे पास फंड है, और वो गोपाल शंकर नारायण को सीनियर एडवोकेट को प्री बुक कर लेते हैं फंड के साथ, तब तो मैं आपका सहयोग करूंगा। नहीं, आने वाले वीडियोज में आपकी समिति जाने, मध्य प्रदेश टीम जाने, आप लोग जाने, जो खबर आएगी वो मिलती रहेगी, मेरा कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा हेडक रहती है कि कल क्या होने वाला है, किस परिस्थिति में क्या होने वाला। समिति या कोई भी टीम तब फ्री एंड काम करती है जब उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो, फंड हो, कि हाँ इस वकील को किया जा सकता है, इतना पहले किया जा। जब होती नहीं है सिचुएशन, कहां से करें। राजस्थान की यह हालात थी जब सुप्रीम कोर्ट एडवांस रहता था, तब बीएड वालों के चपत लगा देते थे, पता नहीं होता था कि कल क्या तारीख लेना है या कल क्या बहस होना है। लेकिन यहाँ सब कुछ विपरीत हो रहा है। बड़े हाल, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं कि बहुत लाखों रुपए कभी इन बीएड वालों ने, कभी अर्णव घोष के नाम पर लगाए हैं, आपके सरकार ने लगाए हैं, कभी अपनी मिसलेनियस के नाम पर लगाए हैं, कभी ट्रांसफर पिटीशन के। न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ता है बहुत मजबूती से। ये नोटिफिकेशन भी वैसे ऐसे नहीं हुआ था। राजस्थान के अंदर लोगों ने अपनी रोटियां छोड़ दी थी, 56 दिन तक धरना चला था। उस बारिश, उस सर्दी के मौसम में, दिसंबर जनवरी के अंदर राजस्थान में कितनी अच्छी ठंड पड़ती है। दिल्ली घूमे थे एक महीने तक, ऐसे ही नहीं मिला, बहुत संघर्ष करना पड़ता, और करोड़ों रुपए वकीलों के लगे थे। नौकरी लेनी है, यदि घर बैठे अच्छा वीडियो बनाना है, अच्छा वीडियो में न्यूज सुननी है, तो मैं सुना दूंगा। कोई गलत पहुंचा देता है, तुरंत मैसेज आ जाता है कि सर ये ऐसे कैसे बोल रहा है, लिंक भेज देते हैं,
सर ये देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ सही कीजिए। सही क्या, काफी सहयोग कर रहे हैं, बट ये फाइनल है। और मैं ये चाहूंगा कि 24 तारीख को होने वाली सुनवाई आपके लिए भविष्य तय कर दे, फाइनल हो जाए, आगे डेट ना मिले। जो चार्ज चाहे डीएलएड टीम बनाकर लेकर चली जाएगी, सरकार लाएगी तो लाएगी। और जो तमाम बहाने ना हो, ताकि मीनाक्षी मैम और गोपाल शंकर नारायण दोनों सीनियर एडवोकेट रहना जरूरी है मजबूती के लिए, क्योंकि ऐसे मामला कंट्रोल में नहीं आएगा। इसको जीतने के लिए जरूरी है। बाकी जो मैंने बातें कहनी थी कह दी। आज की सुनवाई में तारीख ही मिली, आपके लाखों रुपए खर्च हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन समिति एंड वक्त पर क्या हालात थी, सबको बढ़िया बढ़िया न्यूज चाहिए थी, इसके लिए जुड़े हुए थे। और कुछ गलत हो जाएगा तो कमेंट करने के लिए समिति को और मेरे को कटघरे में खड़े करने के लिए 8 अप्रैल 2024 का आदेश कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है। आप सारी आज सुनवाई आपने सुनी है, देखिए आपको समझ में आया होगा। और उससे पहले देखे होंगे कितने उछलते थे, आपको उछल रहा है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी यह हालात बने हुए हैं, सोचने वाली बात है। बहुत गंभीर मुद्दे पर मैंने चर्चा की है, सभी लोग सोचे। एक और बड़ी बात चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर कि रिट पिटीशन लगाई जा रही है नई नई, कि पिटिशनर को फायदा मिल जाएगा, पिटिशनर को फायदा मिल जाएगा। ये मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में ये अपने 8 अप्रैल 2024 के आदेश में ये क्लियर कर दिया कि कोई इंटरवेनर, कोई पिटिशनर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। हटेंगे तो पूरे 11,000 हटेंगे, नहीं कोई नहीं हटेगा। पिटिशनर का और आईए वाला खेल खत्म हो गया। वो एक बार हमने इसलिए बोला था कि यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ तय करे तो इंटरवेनर पर आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 11,000 के लिए तय कर दिया, तो अब रिट पिटिशनर जो कि पिटीशन लगाओ, पिटिशनर को, याचिकाकर्ता को लाभ मिल जाएगा, याचिकाकर्ता को लाभ मिल जाएगा, वो अब सीन नहीं है। अब पूरा 11,000 हटेंगे, 11,000 बाहर होंगे, यही, और 11,000 नए नौकरी लगे। पिटीशन वाला खेल ही नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया तो अब वो मामला बचता ही नहीं है। क्योंकि उस 8 अप्रैल 2024 के आदेश पर बहस होनी है, वो किस प्रकार से लागू होना है, उस आदेश में क्या कहा है, मेन मुद्दा वही है, उसी पर अटकना है। मुख्य तौर पर बात बताऊं तो 5 मिनट की बहस नहीं है, मात्र 5 मिनट की बहस नहीं है। 5 मिनट के अंदर यह मुद्दा तय होने वाला मुद्दा है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन ठीक है, किसी को नौकरी जब कोर्ट आदेश हटाने का दे रहा हो तो वहां पर पूरा मौका तो मिल जाए कि कहीं कुछ बाकी नहीं रहा, हम ये कुछ कर लेते। लेकिन आपके लिए भी ये ना रहे कि कुछ हम कर लेते, कोशिश ये होता तो क्या पता। तो वो सारी चीजें सारी है। तो 24 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में इस बार जो तारीख में जो जिस प्रकार से एग्रीमेंट चला और तारीख में आगे जितनी बढ़ी, इस पर आगे ये समस्या नहीं आएगी। मैं मध्य प्रदेश डीएलएड टीम से इस मामले में चर्चा करूंगा किसको क्या करना है, और ताकि वो समस्या नहीं आए, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। पहले से पता नहीं होता है, जब कंडीशन सामने आती है तब सारी चीजें उस पर एनालिसिस करके आगे पर हम इस पर काम करेंगे कि आगे ये कंडीशन ना बने। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारी बातों पर मैंने जवाब दे दिया है। धन्यवाद।